नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं समसामयिकी घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति की जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास की। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे मौर्य वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, परिचय देख लेते हैं। भारतीय स्रोत, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भारतीय स्रोत कौन कौन से हैं और क्या कहते हैं। तो मौर्य राजवंश का संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंदराज का पुत्र वर्षल तथा कुलहीन विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस के अनुसार, तो जो विशाख दत्त की जो लिखी हुई पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का पुत्र था, वर्षल था तथा कुलहीन था। मतलब कि उसके कुल के बारे में नहीं पता है और वह निम्न जाति का बताया गया है विशाख दत्त के द्वारा अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में। चलिए, राजकुल से संबंधित बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश के अनुसार, तो बौद्ध ग्रंथ जो महाबोधिवंश बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजकुल से था। शूद्र उत्पत्ति वृहत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार, वृहत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार शूद्र उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था और मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र। ये किसके अनुसार? परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र कृत। तो जो हेमचंद्र द्वारा लिखी हुई परिशिष्ट पर्वन है उसके अनुसार मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, विदेशी स्रोत, तो चलिए देखते हैं विदेशी स्रोत क्या कहते हैं। विलियम जोन्स सैंड्रोकोटस कहा है इसे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो विलियम जोन्स है, उसने सैंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन ने क्या लिखा है? सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। चलिए, दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर से सूचित होता है। तो जो दक्षिण भारत की विजय है उसका सूचित होने का श्रेय, मतलब कि उसके बारे में हमें पता चलता है तमिल ग्रंथ और अहनानूर और पुरनानूर से। तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर से। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक शैल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी भाग का शासक था कौन? शैल्यूकस। उसकी सेना को हराया। उसको किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए, अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहां तक था। तो उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और दक्षिण में मैसूर तक। चलिए, साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बढ़ा। तो जितने भाग पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर रखा था उससे भी बड़े क्षेत्र पर था मौर्य राजवंश या चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। अन्य नाम बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रोकेडिज। यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रोकेडिज। सिंहसेन जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार का दूसरा नाम सिंहसेन। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा। तो अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। और ये किसमें दिया गया है? कहां पर लिखा हुआ है ये कि तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा। ये लिखा हुआ है दिव्यावदान पुस्तक में लिखा हुआ है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायमेकस का आगमन। जो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायमेकस का आगमन कब हुआ? बिंदुसार के शासनकाल में। डायमेकस कब आया?
बिंदुसार के शासनकाल में। कौन था डायमिकस? सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसिस आगमन। तो प्लिनी के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में दूसरा कौन राजदूत आया? डायनोसिस। किसका राजदूत था? राजा टोलमी द्वितीय का, राजा टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसस प्लिनी के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में आया। सीरिया के शासक एंटियोकस ने 3 मांग कौन सी की थी? सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग की। किसने? बिंदुसार ने। कौन कौन सी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा। सीरिया के शासक एंटियोकस से मांग की थी बिंदुसार ने। सम्राट अशोक से संबंधित तथ्य कौन से हैं? तो चलिए सम्राट अशोक से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था। कहाँ का? अवंती या उज्जैनी का। अशोक बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ का उपराजा था? अवंती या उज्जैनी का। धम्म का प्रतिपादन किसने किया? सम्राट अशोक ने। धम्म का प्रतिपादन किसने किया? सम्राट अशोक ने। अशोक मगध का राजा बना कब? लगभग 273 ईसा पूर्व में। अशोक मगध का राजा कब बना? लगभग 273 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी पूर्व में। चलिए, पुराणों में अशोक का नाम है, पुराणों में अशोक का क्या नाम है? अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक का क्या नाम है? अशोकवर्धन। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति आयोजित हुई सम्राट अशोक के शासन काल में। निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है दीपवंश महावंश में। दीपवंश तथा महावंश में निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षित किए जाने का उल्लेख है। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? दिव्यावदान में। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? दिव्यावदान में। अशोक दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी। अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख देखते हैं। तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ये 3 प्रकार के अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख में 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। 8 स्थानों से प्राप्त अधिकांशतः प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। शिलालेख जो है ये 14 विभिन्न लेखों का समूह है। 14 विभिन्न लेखों के समूह में पाए गए हैं और 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं और इनमें अधिकांशतः प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इनमें शिलालेखों में। उसके बाद देखते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख बाबरू बैराट स्तंभलेख में, बाबरू बैराट स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है। तो अगर पूछे कि अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट किस स्तंभलेख में कहा है, तो बाबरू या बैराट के स्तंभलेख में मगध का सम्राट कहा गया है अशोक ने। चलिए, और एक है गुहालेख। चलिए, ये देखते हैं 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा और 13वां अभिलेख। 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा और जिसका वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। तो वो 5 यवन राजा कौन कौन से हैं? एक है मिस्र का तुर्माय या तुर्मे, टोलेमी सेकंड फिलोडेल्फस, टोलेमी सेकंड या फिलोडेल्फस, ये है मिस्र का। फिर है सीरिया, अंतियोक या एंटियोकस सेकंड थियोस, एंटियोक या एंटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का। उसके बाद एपिरस का अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर, एपिरस का अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर। फिर देखते हैं साइरिन का मग और मैसिडोनिया मकदूनिया का अंतकिनी या एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का। चलिए आप देखते हैं कलिंग युद्ध। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कौन सी थी? कलिंग युद्ध। इसमें विजय कौन हुआ? अशोक। किस शिलालेख में इसका वर्णन है कलिंग युद्ध का? तो ये है 13वें शिलालेख में वर्णन।
13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुआ। युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में, या राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ कलिंग का युद्ध। इसी युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध जीत गया था तो बाहरी मारकाट देखकर अशोक का मन परिवर्तित हो गया और अशोक ने हथियार त्याग दिए और युद्धों से संन्यास ले लिया। चलिए, प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंतिरट की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी थी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंतिरट की राजधानी उज्जैनी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। चलिए, सो गोरा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। सो गोरा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर से, और महास्थान अभिलेख बोगरा बांग्लादेश से। महास्थान अभिलेख बोगरा बांग्लादेश से। इनमें क्या है? अशोककालीन प्राकृत भाषा में रचित एवं ब्राह्मी लिपि। अशोक के काल के हैं ये, और इनकी भाषा कौन सी है? प्राकृत, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। चलिए, अब देखते हैं न्यायालय। न्यायालय में धर्मस्थीय और कंटक शोधन। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय कौन से होते थे? दीवानी न्यायालय। धर्मस्थीय कौन से होते थे? दीवानी न्यायालय। और कंटक शोधन कौन से होते थे? फौजदारी न्यायालय। कंटक शोधन कौन से होते थे? फौजदारी न्यायालय। फिर देखते गुप्तचर। गुप्तचर होते थे 2 प्रकार के, एक संस्था होती थी, एक संचरा होती थी। संस्था कौन सी होती थी? जो एक स्थान पर रहकर काम करते थे। संस्था कौन सी थी? जो एक स्थान पर रहकर काम करते थे। और संचरा प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले होते थे। संचरा जो प्रत्येक स्थान पर घूम कर काम करते थे वो होते थे संचरा। चलिए, मेगास्थनीज। नगर प्रशासन। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन कैसा लिखा है? पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा शासित होता था। जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन है वो 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा शासित होता था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी, और करों की चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान था। करों की चोरी करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। नगर के पदाधिकारियों का नाम, नगर के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? एस्टिनोमोई। एस्टिनोमोई। एस्टिनोमोई कौन थे? नगर के पदाधिकारी। भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। भारतीय समाज मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज ने लिखा है, एक था दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। 7 श्रेणियों में थे भारतीय समाज विभाजित। किसमें? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा कर सकता था। यह भी लिखा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में कि कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। तो चाणक्य किसके पुत्र थे? ऋषि चाणक्य। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। तो चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त। पुराणों में चाणक्य का क्या नाम है? द्विज ऋषभ। द्विजर ऋषभ नाम है, और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। द्विजर्षभ का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण। अर्थशास्त्र। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है अर्थशास्त्र। किसने लिखी है? चाणक्य ने। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। अर्थशास्त्र किस बारे में है? अर्थशास्त्र है राजनीति के बारे में, कि शासन को, राजा को शासन कैसा चलाना चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं सप्तांग। सप्तांग क्या होते हैं? सप्तांग में आते हैं राजा,
अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र ये आते हैं सप्तांग में। चलिए अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति होती थी। अर्थशास्त्र में लिखा है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति होती थी। बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। यह भी लिखा है अर्थशास्त्र में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य स्त्रीय कहकर प्रवेश दिया गया है। तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा क्या कहकर प्रवेश दिया गया है? वार्त्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया है। अब देखते हैं सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ, तो इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। सारनाथ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। जो सारनाथ स्तंभ पर सिंह की आकृति बनी हुई है वह किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। तो सारनाथ स्तंभ को भारत सरकार द्वारा अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो जेम्स प्रिंसेप 1837 अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अनुराधापुर श्रीलंका प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य। तो अनुराधापुर श्रीलंका से क्या मिला है? प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य। अशोक के क्या क्या नाम थे? मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डे गोलम के लेखों में अशोक का नाम किन किन में है? अशोक का नाम किन किन लेखों में है? मास्की, गुर्जरा विलेख, नेतुर एवं गुडे गोलम के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगस्थनीज। इंडिका का लेखक कौन? मेगस्थनीज शैल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? शैल्यूकस निकेटर का राजदूत। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके अन्य नाम। तो चलिए देखते हैं चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, मूल नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य का। चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। अशोक को क्या किया गया है? प्रियदर्शी। अशोक को क्या किया गया है? प्रियदर्शी। और बिंदुसार क्या कहा गया है? अमित्रघात। बिंदुसार को क्या कहा है? अमित्रघात। चलिए मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं। परीक्षा उपयोगी दृष्टि। चलिए युद्ध के सिक्कों पर अंकन मिलता है। किसका मिलता है? युद्धगण के सिक्कों पर अंकन किसका मिलता है? कार्तिकेय का। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था। तो किसने करवाया था उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन? हिंद यवन राजाओं ने सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा, प्रथम शती ईस्वी में। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? कुषाण काल में प्रथम शती ईस्वी में शुरू हुई थी। शिष्य के सिक्के जारी किए थे किसने? स्ट्रैटो सेकंड ने। शिष्य के सिक्के किसने जारी किए थे? स्ट्रैटो सेकंड ने। शिष्य स्ट्रैटो। संकरण एवं वासुदेव अंकित हैं। संकर्षण एवं वासुदेव अंकित हैं किस पे? अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। संकर्षण एवं वासुदेव अंकित हैं किस पे? अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। संकर्षण कौन? बलराम। संकर्षण किसे कहा गया है? बलवान भगवान जो कि कृष्ण जी के बड़े भाई थे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भाग को अपने अधीन किया था
तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग पर कब्जा किया था। कौन था? डेरियस प्रथम। कब किया था? 522 से 486 ईसा पूर्व के मध्य। 522 से 486 ईसा पूर्व के मध्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं हम मौर्योत्तर काल। क्या देखते हैं? मौर्योत्तर काल। चलिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? गुजरात के गिरनार पर्वत पर। भाषा कौन सी है? भाषा है संस्कृत और लिपि ब्राह्मी। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख की भाषा कौन सी है? संस्कृत और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। संस्कृत के जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है। संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मुख्य उद्देश्य क्या था रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख का? सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना। सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? सुदर्शन झील के बांध के जो ब्लूप्रिंट है वही यहाँ पर है सुरक्षित किए गए हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए, कलिंग के शासक संस्थापक महामेघवान। कलिंग के संस्थापक कौन थे? महामेघवान। खारवेल महानतम सम्राटों में से एक। खारवेल कौन थे? कलिंग के एक महानतम सम्राटों में से एक थे खारवेल। जो कलिंग युद्ध अशोक के साथ हुआ था 261 ईसा पूर्व में, वो खारवेल और सम्राट अशोक के बीच हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल का विवरण किसमें मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है खारवेल का विवरण। पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया था किसने? खारवेल ने। पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया था किसने? खारवेल ने। और जैन धर्म के प्रति झुकाव था। तो खारवेल किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। गांधार शैली कनिष्क के काल में विकसित हुई। गांधार शैली कनिष्क के काल में विकसित हुई थी। भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण शैली है। भारतीय तथा यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली कौन सी है? गांधार शैली। प्रमुख संरक्षक कौन थे गांधार शैली के? शक तथा कुषाण। गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक थे शक तथा कुषाण। मूर्तियां बनाने के लिए सदैव हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग करते हैं। गांधार शैली में मूर्तियां बनाने के लिए सदैव हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण पाणिनि के अनुसार। तो पुष्यमित्र शुंग कौन थे? भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। तो शुंग वंश किसका था? ब्राह्मणों का। पुष्यमित्र शुंग थे ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र के, पाणिनि के अनुसार। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र के पुरोहित थे पतंजलि। और शुंग वंश का अंतिम राजा कौन थे? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति। अयोध्या लेख पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। अयोध्या लेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। चलिए, कुजुल कड़फिसेस केवल तांबे के सिक्के जारी। कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसने? कुजुल कड़फिसेस ने। चलिए, सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मथित उत्कीर्ण किया। सिक्कों पर धर्मथिदस तथा धर्मथित उत्कीर्ण किया किसने? कुजुल कड़फिसेस ने। विम कड़फिसेस स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए किसने? विम कड़फिसेस ने। सिक्कों पर शिव, त्रिशूल एवं नंदी की आकृति किसके सिक्कों पर थी? विम कड़फिसेस के सिक्कों पर। और ये दोनों ही किस वंश से संबंधित थे? ये दोनों ही संबंधित थे कुषाण वंश से। दोनों ही कुषाण वंश से संबंधित थे। फिर देखते हैं कनिष्क। दरबार में नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक। तो कनिष्क के दरबार में कौन थे प्रमुख? नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक। नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन था? बुद्ध का अंकन। आश्रित विद्वान, कनिष्क पर आश्रित विद्वान कौन थे? वसुमित्र, जिनने चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और सारनाथ बौद्ध अभिलेख
सारनाथ बौद्ध अभिलेख किसका है? कनिष्क का। सारनाथ बौद्ध अभिलेख कनिष्क का। राजकवि अश्वघोष, राजकवि अश्वघोष, अश्वघोष और कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। शक संवत का शुभारंभ, शक संवत किसने शुरू की है? कनिष्क ने। शक संवत शुरू की कनिष्क ने कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत का शुभारंभ कनिष्क के द्वारा। चलिए फिर देखते हैं सातवाहन वंश। तो वास्तविक राजधानी सातवाहन वंश की पैठण या प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की वास्तविक राजधानी पैठण तथा या प्रतिष्ठान। और आरंभिक राजधानी कौन सी थी? अमरावती। सातवाहन वंश की वास्तविक राजधानी पैठण या प्रतिष्ठान और आरंभिक राजधानी थी अमरावती। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा था सातकर्णी प्रथम। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य को फिर से स्थापित किया। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य को फिर से स्थापित किसने किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे माना गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे माना है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि, नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि किसे दी गई है? तो वो दी गई है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता भी किसे कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। वेदों का आश्रयदाता किसे कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रयदाता कहा गया है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते गए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कल हम पढ़ेंगे गुप्त वंश, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। एक गुप्त वंश पढ़ेंगे और उसके बाद गुप्तोत्तर युग पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें डेली ही ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।